नमस्कार सभी को। भाइयों, मैं मनीष त्रिपाठी प्रयागराज से आप सबके बीच में एक छोटी सी बात लेके आया हुआ हूँ। सुबह से बड़े फ़ोन आने लग गए, बड़े मैसेजेस आने लग गए कि सर कुछ यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस लोगों ने डाली हैं, कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी आस छोड़ रहे हैं। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं जितना जानता हूं, जितना मेरी अपनी समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन प्रश्नों के जवाब मिल पाएं जो अभी तक आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। पता नहीं क्या अचानक से लोगों को सूझी है, ऐसा क्या उनको सिम्टम मिल गया है कि वो सच बोलने पे उतारू हैं, सो कॉल्ड सच जो उनकी निगाह में है। और वो मैंने पूछा किसी से तो उसने कहा कि नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी उन्होंने अपने वीडियो पे डाली हुई है और उसके जवाब के लिए वो कहते हैं कि कोई हो तो उसका जवाब दे दे। तो मैं कोशिश करता हूं, मैंने कहा भेजो यार, कौन से सवाल ऐसे हैं जो सब तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि जो मेरी अपनी लिमिट में है, जो मेरी अपनी नॉलेज में है, जो रीच में है, मैं कोशिश करूंगा उनका अगर सही जवाब हो पाया तो मैं दे सकता हूं। अब कुछ लोगों को केबीसी खेलने का शौक चढ़ा है तो उसमें क्या ही किया जाए। तो हम भी खाली बैठे हैं, वेट ही कर रहे हैं, तो हमने भी कहा चलो हम भी पार्ट लेते हैं इसमें। बहरहाल ये सवाल की लिस्ट आई है, चूंकि मैंने दूसरे मोबाइल में इसको रखा हुआ है। इनका पहला क्वेश्चन ही है, आरिफ मेडिकल बेल रिजेक्टेड। भाइयों, आप सबको पता है प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही 18 या 19 अप्रैल को आरिफ निसार साहब की बेल लगाई गई थी। किस बेसिस पे? मेडिकल ग्राउंड पे। मेडिकल ग्राउंड भी क्या था? उनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने लगाई और बाद में प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी सबमिट हो गई थी। उस बेल को ये कहते हुए कोर्ट ने चैलेंज किया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका इलाज आपको कपूरथला जेल में ही मिल जाएगा, यहीं के डॉक्टर से मिल जाएगा, तो आप यहीं करा लो। उन्होंने कहा नहीं सर, हमारा यहां पे नहीं होगा, हमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर से कराना है जो हमारा इलाज करते आए हैं। फिर कोर्ट ने उनको बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको सिविल हॉस्पिटल या पीजीआई चंडीगढ़ भी भेज सकते हैं, जहां बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, आप वहां जाके करा सकते हो। लेकिन आरिफ जी की तरफ से ये बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा नहीं कि हम अपने ही डॉक्टर से कराएंगे जो हमारा केस देख रहे हैं, और हम उनसे ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए रहेगा अगर वो हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। बट इस डिमांड को कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि कल को सारे लोग अगर ऐसी डिमांड करने लग गए कि हर आदमी अपना ट्रीटमेंट अपने ही डॉक्टर से करेगा, कोई चेन्नई में है, कोई हैदराबाद में है, तो कानून के लिए बड़ा मुश्किल होगा और ये एक नजीर बन सकती है। तो बेल इस बेस पे रिजेक्ट की गई थी। उनको इलाज कराने से नहीं रोका, उनको इस वजह से उनकी बेल रिजेक्ट की गई कि उन्होंने कहा हमको मेरे पर्सनल डॉक्टर से कराना है। पीजीआई के लिए तो अलाउ कर रहा था। तो ये एक सरासर र्यूमर और गलत चीज है कि उनको बेल नहीं मिल रही थी। बेल मिल रही थी, बट वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिलती। और नेचुरल सी बात है, जब आप जेल में होते हो, एक्यूज्ड होते हो, तो आपको गवर्नमेंट के जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही कोर्ट भी फैसला करती है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ये कहती कि नहीं, आपको चलो हम आपके डॉक्टर से ही इलाज कराने की परमिशन दे दें, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी ये क्वेश्चन होता है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्या वो इतने अच्छे नहीं है कि आंख का इलाज हो। और कोई गंभीर समस्या कोर्ट ने इसको नहीं मानी। गंभीर समस्या मतलब किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब की प्रॉब्लम हो तो एक बार कोर्ट कंसीडर भी करता। आंखों से रिलेटेड मामला था, इसलिए कोर्ट ने इसको कर दिया। तो ये तूल देने वाली बात है। इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। डिम्पल मैम बेल रिजेक्टेड। सर, पीएमएलए केस में आप बेल लगाते हो, कहीं भी आपको पहली बार में बेल नहीं मिलती है। ये शायद जिन्होंने सवाल किया है उनको ये पूरी तरह से पता नहीं है। हाँ, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, जिस ग्राउंड पे बेल लगाई गई थी, जिस बेस पे केस तैयार करके हमने बेल डिम्पल मैम की हमारे लॉयर्स ने लगाई, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये बड़ा शॉकिंग रहा सबके लिए, बिकॉज पीएमएलए कोर्ट ही थी, ईडी की कोर्ट होती है एक तरह से, हम उसको मानते ही हैं। और जो अपोज किया ईडी ने, ये कहते हुए अपोज किया कि डिम्पल मैम पहले भी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, अगर इनको छोड़ा गया तो ये फिर से बाहर जा सकती हैं। कितनी मजे की बात है, इसको किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि जब ईडी के वकील ये कहते हैं कि अगर इनको बेल दी गई तो ये देश छोड़ के बाहर भाग सकती हैं, वो भी तब
जब लुकआउट नोटिस निकला हुआ हो और डिंपल जी का पासपोर्ट जमा हुआ हो, एक तरह से ईडी के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज ना के बराबर है। यानी कोई भी आदमी कभी भी इस देश से बाहर निकल सकता है, भले उसका पासपोर्ट जमा हो, भले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस हो। इतना हल्का करके उन्होंने बना दिया। लेकिन चूंकि पहली ही बेल थी, रिजेक्ट करना बनता भी होता है, पीएमएलए कोर्ट है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, जजेस के ऊपर। उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ईडी ने अपोज करने का ये कारण बनाया था कि को एक्यूज्ड है, इसलिए इनको बाहर भेजा गया, तो ये बाहर भाग सकती हैं। लेकिन मजे की बात है, अब कैंसिल कर दी उसकी, तो उसकी दोबारा भी हम लोगों ने उसको लगाई भी नहीं है बेल, क्योंकि उसके पीछे का कुछ और बैकएंड पे काम चल रहा है। तीसरी चीज इन्होंने लिखा, हाई कोर्ट गिव लिबर्टी टू गो, एजुकेटिंग अथॉरिटी ट्राई डिड नॉट गो। जनवरी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारा जो केस चल रहा था, उस केस पे ये फैसला आया था। दो चीज होती है, या तो आप जीतते हो या हारते हो, लेकिन ये अनोखा फैसला था, बीच का दे दिया। तो बीच के फैसला देने का एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जिन्होंने ये सवाल किया, शायद उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है, अगर व्यू नाउ मनी रोटेशन कर रहा होता, फ्रॉड कर रहा होता, तो आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजने की जरूरत नहीं थी कोर्ट को, वो वहीं से सीधे आपको जेल भेजने की बात कर देता। बट कोर्ट ने बीच का रास्ता दिया, बिकॉज कोर्ट को भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेपर दिखे, मिले, जिससे उनको ये समझ में आया कि नहीं, दोनों की बातों में दम है और इसको कोई टेक्निकल अथॉरिटी इसको सेट करेगी तो ठीक है। प्रॉब्लम है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे महीनों महीनों लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया के तौर पे है। कंपनी को जल्दी रेमेडी चाहिए थी, इसलिए वहां की जगह उसने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की। 2 पिटीशन फाइल की, जिसमें से एक विड्रॉ किया और एक पे अभी भी चल रही है, डेटेड है। और ये न्याय प्रक्रिया का मामला है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। हमारी माननीय अदालतें, बहुत केस का लोड है उनके ऊपर, जैसे तैसे वो मैनेज कर रहे हैं। बट चूंकि हम व्यू नाउ से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारा ही केस सर्वोपरि है, सबसे पहले हमारा ही सुना जाए। तो एक सर जवाब इसका मैं ये बता दे रहा हूं कि हाईकोर्ट की लिबर्टी पे इसलिए भी नहीं गए क्योंकि एजुकेटिंग अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं ईडी की ही रिलेटेड एक पैनल है। तो जो चीजें हम ईडी से शेयर नहीं कर पा रहे थे शुरुआती दिनों में, वो हम एजुकेटिंग अथॉरिटी में भी जाके वही बताते। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता था, जो कंपनी के लॉयर और लोगों ने समझा और सोचा। चौथा सवाल इन्होंने दिया, इनकम टैक्स फाइल्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट व्यू नाउ मार्केटिंग। सर नेचुरल सी बात है, जब आपने इनकम टैक्स का अगर नहीं अपना फाइल किया है, क्योंकि अक्टूबर में आपको रेट पड़ी और कॉर्पोरेट की टैक्सेशन अलग तरीके से होती है, ये पर्सनल नहीं होती है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ईयरली वो एक साथ जैसे भी करते होंगे, उसकी वजह से उनका नोटिस आया है। तो जब सर टैक्स नहीं जमा है तो नोटिस आने में इसमें कोई बड़ी नई चीज नहीं है कि आपने बोल दिया कि नोटिस आया है। नोटिस पहले नहीं आया था, क्योंकि लास्ट ईयर ही इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लायंसेस व्यू नाउ को मिले हुए थे। तो ये भ्रम फैलाने की, एक तरह से सवालों के जरिए भ्रम फैलाना कि क्यों, और नोटिस तो हमें भी आएगा सर। सितंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स फाइल करने की। अगर हम फाइल नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेंट नहीं आया है, बहुत से हमारे ड्यूज हैं, अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो नोटिस हमें भी आएगा। इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इनकम टैक्स अपना काम कर रहा है, आपको किराया नहीं मिल रहा, आप ईएमआई नहीं जमा कर पा रहे, लेकिन बैंक तो नोटिस दे रहा है ना आपको। बैंक ये थोड़ी समझने को तैयार है कि व्यू नाउ के साथ प्रॉब्लम है। सेम वही चीज है, इनकम टैक्स को इससे कोई लेना देना नहीं था कि आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे, तो उसको उसका हिस्सा चाहिए, वो नहीं मिल रहा तो उसने नोटिस डाल दी, एक कर दिया। वो भी कंपनी फाइट करेगी उसके साथ, पूरी मेरिट के साथ। बाकी अगला